तो माइनक्राफ्ट में तुम लोगों ने काफी सारे पोकेमॉन चैलेंजेस देख लिए जहाँ पे प्लेयर स्पॉन होता है, पोकेमॉन पकड़ता है और एक बिल्ड करता है, फिर खत्म। लेकिन क्या हो इसी नॉर्मल से देखने वाले चैलेंज को हम लोग लैंड पे नहीं बल्कि आसमान में करें और इसी स्काई वर्ल्ड में मैं ऐसे आइलैंड में स्पॉन हो जाऊं जहाँ पे रिसोर्सेज ऑलरेडी काफी कम है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि इसी स्काई वर्ल्ड में और भी आइलैंड एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनको हम लूट नहीं सकते क्योंकि हर एक आइलैंड का एक गार्डियन पोकेमॉन होता है और उस पोकेमॉन को डिफीट करने के बाद ही मैं सारा रिसोर्सेज उस आइलैंड से कलेक्ट कर सकता हूँ। तो एक ऐसे ही वर्ल्ड में जहाँ पे बेसिक रिसोर्सेज के लिए भी मेरे को काफी स्ट्रगल करना पड़े, वहाँ पे कैसे मैं सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ के एक खतरनाक सा बिल्ड करता हूँ, जानने के लिए वीडियो देखते रहो। तो डे 1 को मैं इस आइलैंड में आ चुका था और इस आइलैंड को छोड़ के बाकी जितने भी आइलैंड्स हैं उन आइलैंड्स के रिसोर्सेस अगर कलेक्ट करना है तो फिर वहाँ के लेजेंडरी पोकेमॉन्स को मेरे को पहले डिफीट करना पड़ेगा और उसके लिए अपन को पहले अपना पोकेमॉन चूज करना पड़ेगा। और लिटरली गाइस चूज करने के लिए तो मेरे को काफी सारे पोकेमॉन्स के ऑप्शन मिले थे। आई थिंक पोकेमॉन सीरीज में एस ने जितने भी पोकेमॉन्स को लेके स्टार्ट किया था वो सारे पोकेमॉन्स अवेलेबल है, लेकिन दुख की बात है इसके अंदर पिकाचू है नहीं, लेकिन मैं चार्मेंडर को चूज कर सकता हूँ, ये भी काफी अच्छा है। ओके, मैंने चार्मेंडर को चूज तो कर लिया है, लेकिन इसको बाहर कैसे निकालूं? अच्छा, आर दबाना है, आर दबा के हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं और साथ में किसी के साथ फाइट भी करवा सकते हैं। इस पोकेमॉन के साथ एक बार फाइट करवा के देख लेगा और इस पोकेमॉन का नाम नहीं पता, लेकिन देख के तो डर्ट टाइप लग रहा है और मेरा फाइट टाइप है, तो मैं जीत भी सकता हूँ और साथ में ये मेरे चार्मेंडर से एक लेवल ऊपर भी है। तो पहला अटैक मैं ये एम्बर का करता हूँ, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक फायर बॉल था। ओके, इसको अच्छा खासा डैमेज पड़ा है गाइस। और उसके बाद इस पोकेमॉन ने मेरे चार्मेंडर के ऊपर मिट्टी फेंक के मारा, जिससे मेरे चार्मेंडर को कोई डैमेज ही नहीं पड़ा। ओके, अभी फाइनली मेरे पोकेमॉन ने अटैक किया और इसको डैमेज पड़ गया। तो ऐसे ही करके और 2 बार एम्बर से या फिर फायरबॉल से मैं अटैक करता हूँ और उसके बाद ये पोकेमॉन डिफीट हो ही जाता है। अबे नॉकआउट होके नहीं पड़ा, ये पोकेमॉन तो मर गया सीधा। अबे मेरे चार्मेंडर ने इसको मार दिया। गाइस मेरे को पता था पोकेमॉन डिफीट होने के बाद नॉकआउट हो जाते हैं, ये मर भी जाते हैं, मेरे को ये नहीं पता था। और इन सब पे मेरा हाथ बिल्कुल ही साफ है, जो किया है मेरे चार्मेंडर ने किया है। इसके ऊपर धारा 300 लगाओ। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। लेकिन मार के फायदा तो हुआ क्योंकि मेरे चार्मेंडर का एक लेवल अप भी हो चुका था। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को यहाँ पे एक दान पेटी भी मिला था और इसके अंदर क्या है देखने के लिए मैं आ जाता हूँ। और इसके अंदर से मेरे को एक पोकेडेक्स मिल चुका था, जिसकी मदद से मैं अभी पोकेमॉन्स के धर्म और बिरादरी जान सकता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस हम लोग पोकेमॉन्स के डिटेल्स जान सकते हैं। और साथ में मेरे को काफी सारे पोकेबॉल्स भी मिल चुका था और फिर मैं पोकेडेक्स को यूज करने के लिए पोकेमॉन्स को ढूंढ रहा हूँ और मेरे को कोई पोकेमॉन मिलता ही नहीं। और फिर मेरे को फाइनली एक पोकेमॉन मिल जाता है, लेकिन ये साइज में काफी ज्यादा छोटा था और इसका नाम है फ्लैबेबे। काफी अजीब नाम है और इसका लेवल भी काफी हाई था, 16 लेवल का था। लेकिन फिर भी मैं इसके साथ फाइट करने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही मैं एक फायरबॉल मारता हूँ तभी मेरे को समझ में आ जाता है इतना आसान भी नहीं होने वाला। लेकिन वापस से ट्राई करने के बाद वापस से ये मेरे को काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। लेकिन काफी बार इसके ऊपर अटैक करने के बाद फाइनली ये काफी ज्यादा लो हो चुका था और क्योंकि मेरे पास इस बार पोकेबॉल था इसलिए मैं इसको लो करने के बाद कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ और फिर ये पोकेमॉन काफी मुश्किल के बावजूद कैप्चर करना हो चुका था। तो फाइनली मेरे पास चार्मेंडर को छोड़ के एक दूसरा पोकेमॉन भी आ चुका था, जो कि एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है। और अभी तो मेरे को इस वर्ल्ड के अंदर काफी नए पोकेमॉन्स को पकड़ना भी है और इन लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट भी करना है। लेकिन उससे पहले थोड़े से लकड़ियां कलेक्ट करके जरूरत के हथियार बना लेते गाइस। तो जल्दी से मैं इस पेड़ से काफी सारे लकड़ियां कलेक्ट कर लेता हूँ और काफी सारे लकड़ियां कलेक्ट करने के बाद एक क्राफ्टिंग टेबल बना के, अबे ऑलरेडी एक क्राफ्टिंग टेबल है, मैंने वापस से एक बना दिया। लेकिन फिलहाल के लिए एक लकड़ी का पिकैक्स बना के मैं आ जाता हूँ थोड़े से पत्थर मजदूरी करने के लिए। तो जल्दी से मैं यहाँ से थोड़े से पत्थर और कोल कलेक्ट कर लेता हूँ। तो इन सारे सामानों को कलेक्ट करने के बाद मैं वापस से ऊपर में आ जाता हूँ और उसके बाद मैं थोड़े से स्टोन के टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली मेरे पास पत्थर के टूल्स आ चुके थे और इन सैपलिंग्स को मैं वापस से प्लांट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी यही एक आइलैंड है जिससे मैं रिसोर्सेस कलेक्ट कर पाऊँ। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को और भी पोकेमॉन्स पकड़ना था और तभी इस आइलैंड में ये बकरा स्पॉन हो चुका था। लिटरली ये कोई सिप टाइप का पोकेमॉन स्पॉन हो चुका था और इसको मेरे को पकड़ना था। इसका लेवल भी हाई था, लेकिन मेरे को ये पोकेमॉन चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैं अपने फेल्बी के साथ इसको चैलेंज कर देता हूँ और अटैक करना शुरू कर देता हूँ इसके ऊपर।
और पता नहीं कैसे ये फेल्बी ने जो अटैक किया था वही अटैक वापस से इसी के ऊपर कर देता है और इसी एक अटैक से मेरा फेल्बी काफी ज्यादा लो हो चुका था। इसलिए मैं अपने पोकेमॉन को चेंज करके चार्मेंडर को बुला लेता हूँ और पहला अटैक मैं चार्मेंडर से फायर बॉल का करवाता हूँ और उससे इसको डैमेज तो पड़ता है लेकिन रिटर्न में ये वापस से हमारा अटैक हमारे ऊपर ही कर देता है। आई थिंक इस बकरे वाले पोकेमॉन का यही स्पेशलिटी है, सबका पावर कॉपी करके उसके ऊपर ही मार सकता है। लेकिन फिर भी मेरे चार्मेंडर ने काफी बार इसके ऊपर अटैक करके काफी लो कर दिया था इसको, तो इसी वजह से मैं इसको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ और लकीली इस बार हम लोगों ने एक 24 लेवल के पोकेमॉन को पकड़ ही लिया था और इसी के साथ मेरे पास 3 नए पोकेमॉन्स आ चुका था गाइस। लेकिन फिलहाल के लिए इन पोकेमॉन्स को पकड़ते रात हो चुका था और मेरे को एक बेड क्राफ्ट करना है। नहीं इसको नहीं मारने वाला है, इसको मार के तो ऊल भी नहीं मिलेगा मेरे को, तो इसीलिए मैं जल्दी से थोड़े से स्लैब क्राफ्ट कर लेता हूँ और आ जाता हूँ इन भेड़ों से थोड़े से ऊल कलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे आके पता चलता है यहाँ पे 2 ही भेड़ है तो मेरे को एक सीजर भी चाहिए, तो इसीलिए मैं वापस चला आता हूँ और अभी मेरे को थोड़े से आयरन भी ढूंढना है और इसी वजह से मैं आइलैंड के नीचे आके यहाँ से थोड़े से आयरन कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो थोड़े बहुत आयरन कलेक्ट कर लेने के बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ और ऊपर आके जल्दी से एक फर्नेस क्राफ्ट कर लेता हूँ। चलो इनको डाल देते फर्नेस में स्मेल्ट होने के लिए। तो जल्दी से मैं आयरन को लेके एक सीजर क्राफ्ट कर लेता हूँ और आ जाता हूँ इन भेड़ों से ऊल कलेक्ट करने के लिए। तो टोटल में 4 ऊल मिल चुका था मेरे को, तो जल्दी से इनको लेके वापस आके मैं एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो इसी के साथ मेरा बिस्तर बनाना हो चुका था और मैं चुपचाप जाके सो जाता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैं तुम लोगों को अपना सबसे पहला टारगेट बताता। तो बेसिकली मेरे इस आइलैंड के सामने ही एक दूसरा आइलैंड है और उस आइलैंड में रिसोर्सेस काफी ज्यादा है क्योंकि उस आइलैंड के अंदर हमें मिलेंगे विलेजर्स और साथ में पोकेबॉल्स क्राफ्ट करने वाले ट्रीज भी। लेकिन ये सारा रिसोर्सेस हम लोग ऐसे ही कलेक्ट नहीं कर सकते, अगर कलेक्ट करना ही है तो सबसे पहले इस आइलैंड का बॉस जो कि 50 लेवल का एक विनसॉर्ड है इसको डिफीट करना पड़ेगा और इसको बिना डिफीट किए हुए विलेजेस, पोकेमॉन, पोके ट्री कुछ भी टच नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मेरे को इसके साथ एक बार फाइट करके देखना था ये कितना पावरफुल है, इसलिए मैं अपने चार्मेंडर को बुला लेता हूँ और पहला ब्लो मारने के बाद गेस करो कितना डैमेज पड़ा होगा। लिटरली 1 का डैमेज पड़ा है बस। और फिर मैं चार्मेंडर की मदद से इस विनसॉर्ड के ऊपर काफी बार हिट करता हूँ और मैं सोच रहा था ऐसे करके इसको डिफीट कर दूंगा और तभी भाई साहब 1 शॉट में डिफीट कर दिया मेरे चार्मेंडर को। लेकिन फिर भी मैं अपना फाइट कंटिन्यू रखता हूँ और मेरा नेक्स्ट पोकेमॉन उलू को बुला लेता हूँ और मेरे भेड़ वाले पोकेमॉन ने तो इसको काफी ज्यादा ही डैमेज दे रहा था क्योंकि इसका लेवल भी ज्यादा है, 24 लेवल का था और इस विनसॉर्ड को काफी बार हिट करके काफी लो कर दिया गया था कि तभी ये ऐसा जादुई काम करके दिखा देता है कि क्या बताऊं। और ये रीजेनरेशन बस इसने एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार करके दिखा दिया मेरे को और उसके ऊपर से मेरे सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन को बस 2 हिट में खत्म कर देना। और ये सारा सब कुछ देखने के बाद मेरे को ये तो समझ में आ चुका था आईएएस की तैयारी छोड़ दो। तो इसीलिए मैं चुपचाप से अपने आइलैंड में वापस चला आता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मेरे जीवन का एक ही टारगेट है, वो है मेरे पोकेमॉन्स के लेवल को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना है और उसको करने के लिए मेरे को सबसे पहले चाहिए थोड़ा खाना क्योंकि इतने दिनों से मैं बस एप्पल खा के जिंदा हूँ। नहीं गाइस, मेरे को थोड़ा खाना पानी का भी सोचना पड़ेगा, मैं बस पोकेमॉन पकड़ने के ऊपर ही फोकस था, खाने का तो सोचा ही नहीं। तो आइलैंड के जितने भी ग्रास थे उनको कलेक्ट करके मेरे को ज्यादा सीड्स तो मिला नहीं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा नीचे जाके देखते क्योंकि आइलैंड के नीचे से काफी ज्यादा स्पाइडर का साउंड आ रहा था, इसका मतलब स्पाइडर स्पॉनर तो जरूर से होगा और इसी वजह से स्पाइडर स्पॉनर के साथ अगर चेस्ट भी मिल जाएगा तो खाना तो जरूर से मिलेगा। और नीचे आके मेरे को एक अजीब सा पोकेमॉन भी दिख चुका था, लेकिन इसको मैं पकड़ूंगा नहीं क्योंकि इसका लेवल काफी लो है और विनसॉर्ड को डिफीट करने के लिए जितना हो सके उतने हाई लेवल्स के पोकेमॉन्स को ही मेरे को बस पकड़ना है और उसके ऊपर से भी मेरे पास पोकेबॉल काफी लिमिटेड ही है। और जैसे ही मैं स्पाइडर स्पॉनर को ढूंढ के निकालता हूँ और इनके ब्लॉक्स को हटाता हूँ, भाई साहब यहाँ पे इतने सारे स्पाइडर्स कैसे स्पॉन हो गए एक बार में। तो जैसे तैसे मैं भाग के बाहर में निकल के आ जाता हूँ। यार कितने सारे स्पाइडर बाहर आ चुके थे और ऊपर से ये सारे स्पाइडर पॉइजन स्पाइडर है। अबे ये ब्लॉक के अंदर से कैसे निकल गया? अबे मोजंग वालों, ये ऑफलाइन गेम में ये कैसा लैग दिखा दिया यार। खाना खाने के लिए 2 रोटी है नहीं मेरे पास और ऊपर से इतने सारे मकड़ियों को मारना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरे को खाना चाहिए ही था, इसलिए साहस जुटा के मैं अंदर की ओर जाता हूँ और एक एक करके इन स्पाइडर्स को निपटाता हूँ, वो भी एक हार्ट में।
और फिर जहाँ से स्पाइडर्स लीक हो रहे थे वहाँ पे जल्दी से काफी सारे ब्लॉक्स लगा देता हूँ। ओके, पहले मेरे को थोड़ा दिल का हालत ठीक करके आना पड़ेगा। ओके गाइस, काफी सारे पेड़ तोड़ के मेरे को बस 2 ही एप्पल्स मिला था, उनसे बस इतना ही हार्ट रिकवर कर पाया। और फिलहाल के लिए मैं स्पाइडर स्पॉनर की ओर वापस से नहीं जाने वाला, बल्कि मैं थोड़े से आयरन कलेक्ट करूंगा जिससे मैं एक आर्मर क्राफ्ट कर पाऊँ। तो जल्दी से मैं काफी सारे आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ और इनको मैं ऊपर आके स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। और जब तक मेरे आयरन स्मेल्ट हो रहे हैं तब तक मैं इस पोकेमॉन के बारे में कुछ बताता तुम लोगों को। बेसिकली मेरा ये पोकेमॉन एवोल्यूशन करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है और एवोल्यूशन करने के लिए तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, अपने पोकेमॉन को जितना हो सके उतना फाइट करवाओ और लेवल अप करवाओ। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको एवोल्यूशन होने के लिए डाल देता हूँ और इसका एनिमेशन तो काफी ज्यादा क्रेजी है। ओके, फाइनली हमारे बकरी का एवोल्यूशन हो चुका है और इसका नाम इसका नाम क्या है? अच्छा, इसका नाम डूबू है। इसके बाद एवोल्यूशन होगा तो क्या होगा? बुबू। यार गाइस, इस पोकेमॉन का नाम सुन के वो कुचू पुचू वाला मीम याद आ रहा है। कुचू पुचू तुम कहाँ हो? लेकिन फिलहाल के लिए मैंने एक दूसरा पोकेमॉन भी पकड़ा था जिसका नाम था लेडीवा बोल के, और ये पोकेमॉन 23 लेवल का था और इसकी वजह से ये भी एवोल्यूशन के लिए रेडी था। तो जल्दी से इसको भी मैं एवोल्यूशन करवा देता हूँ। ओके, इसका एवोल्यूशन हो चुका है और ये देखने में काफी सही लग रहा है मेरे को। और इसका नाम क्या है? नहीं, लेडियन। अच्छा, लेडियन। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे आयरन भी स्मेल्ट हो चुके थे, तो जल्दी से मैं इनसे एक आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। ओके, फिलहाल के लिए जूता क्राफ्ट नहीं करते, एक आयरन का पिकैक्स बना लेते गाइस। और इसी के साथ मैं इस बार तैयार था इन मकड़ियों को मारने के लिए। और लिटरली एक एक करके इन मकड़ियों को मारते हुए मेरा शॉर्ट का हालत भी काफी खराब हो चुका था। तो फिर तुम लोग समझ ही सकते हो कितने सारे मकड़ियां था यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे अंदर की ओर आ जाता हूँ सारे मॉब्स को मार के, और आखिरी वाले स्पाइडर को निपटाने के बाद मैं स्पॉनर के ऊपर जल्दी से थोड़े से टॉर्चेस प्लेस कर देता हूँ। और फिर मैंने सोचा था यहाँ से मेरे को कुछ अच्छा खाने का सोर्स तो मिलेगा, लेकिन यहाँ से मेरे को बस गोल्डन एप्पल मिला। ओके, इसके अंदर क्या है? ओ भाई साहब, इसके अंदर तो दो क्या अल्ट्रा बॉल्स है। अच्छा, इस अल्ट्रा बॉल की मदद से हम लोग उस विनासोर को पकड़ भी सकते हैं, और मेरे को जितना लग रहा है नॉर्मल पोकेबॉल से तो काफी ज्यादा ही बेटर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं वापस से ऊपर आके सबसे पहले इस बॉल्स को रख देता हूँ, क्योंकि विनासोर को डिफीट करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो खाने का कुछ तो मिला नहीं, लेकिन मेरे पास काफी सारे बोन मिल्स आ चुके थे जिनकी मदद से व्हीट को ग्रो करके ब्रेड क्राफ्ट कर सकता हूँ। और खाने का प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करना है तो मेरे को दूसरे वाले आइलैंड को जीतना पड़ेगा, और उसी वजह से मैं अपने पोकेमॉन्स के लेवल अप करने लग जाता हूँ दूसरे पोकेमॉन्स को डिफीट करते हुए। और फिर मेरे सामने जो भी पोकेमॉन स्पॉन हो रहे थे उनके साथ मैं अपने चार्मेंडर का फाइट करवाता हूँ, जिससे ये एटलीस्ट 25 लेवल का तो हो ही जाए। और मैं अपने चार्मेंडर को ही बस नहीं, बाकी पोकेमॉन्स को भी फाइट करवाता हूँ, जिससे इनका भी लेवल अप होता रहे। और फिर मैं अपने लेडियन और एक पीजी के साथ फाइट करवा ही रहा था कि तभी मेरे को इसका एक खास पावर पता चला। बेसिकली ये भी विनासोर की तरह हील कर सकता है अपने आप को। और मेरे लेडियन का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक ये मार्क पंच ही है। और फिर मैं अपने चार्मेंडर के साथ दूसरे पोकेमॉन्स के फाइट करवा ही रहा था कि तभी मैं देखता हूँ मेरा चार्मेंडर एवोल्यूशन होने के लिए रेडी हो चुका था। ओके, इसको एवोल्यूशन होने के लिए डाल देते हैं और हमारा चार्मेंडर बनके रेडी हो चुका है 4 मिलियन के अंदर। ओके, फाइनली हमारा चार्मेंडर 4 मिलियन के अंदर एवोल्यूट हो चुका है, और ये देखने में थोड़ा खतरनाक तो लग रहा है। चार्मेंडर काफी क्यूट सा लगता था, और इसको देख के बाकी पोकेमॉन्स को थोड़ा डर तो लगेगा एटलीस्ट। और उसके बाद मेरे फैल्बी का भी लेवल काफी अप हो चुका था बाकी पोकेमॉन्स के साथ फाइट करते हुए, तो ये भी एवोल्यूशन के लिए रेडी हो चुका था। तो जल्दी से मैं इस फैल्बी को भी एवोल्यूट कर देता हूँ, और ये बन चुका है फ्लोएंट। ओके, फाइनली इसका भी एवोल्यूशन हो चुका है, और ये तो पहले से ही देखने में क्यूट था काफी। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पोकेमॉन्स की मदद से जिस पोकेमॉन को डिफीट करना है वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, और ऊपर से उसको इस बार डिफीट कर ही देना है, क्योंकि रिसोर्सेस की काफी कमी पड़ रही है मेरे को इस आइलैंड के अंदर। तो इसीलिए मैं आ जाता हूँ इस विनासोर को डिफीट करने के लिए। और सबसे पहला पोकेमॉन जो फाइट करने वाला है वो चार्मिलियन नहीं, लेडियन को बुलाता मैं पहले। तो लेडियन के साथ इसका फाइट तो करवाता हूँ, लेकिन लेडियन का सबसे खतरनाक अटैक भी विनासोर के ऊपर
काफी कम पड़ रहा था डैमेज, और ऊपर से थोड़ा बहुत जो भी डैमेज मिल भी रहा था वो इंस्टेंट हील भी कर ले रहा था। लेकिन फिर विनेसॉर्ड ने एक बार में ही 2 शॉट ऐसे लगाए कि मेरा लेडियन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ओके, लेडियन ने अच्छा खासा डैमेज दिया है इस विनेसॉर्ड को। अभी 4 मिलियन को बुलाते और फिर मैं 4 मिलियन के फायरबॉल अटैक से काफी बार इसको हिट करता हूँ, और पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार इस विनेसॉर्ड को अच्छा खासा डैमेज पड़ रहा था। और फिर इस विनेसॉर्ड का माथा सरका और एक शॉट में ही मेरे 4 मिलियन को खत्म कर देता है। गाइस, मेरे पास बस और 2 ही पोकेमॉन है और इनकी मदद से इसको खत्म करना है। और फिर मैं अपने गोट को बुला लेता हूँ इसके साथ फाइट करने के लिए। वेट गाइस, ये विनेसॉर्ड काफी लो है, एक बार अल्ट्रा बॉल से ट्राई करते इसको पकड़ पाता हूँ कि नहीं। और एक अल्ट्रा बॉल से ट्राई तो करता हूँ लेकिन इस विनेसॉर्ड को पकड़ ही नहीं पाता। अबे चेस्ट के अंदर से मेरे को डिफेक्टिव माल तो नहीं मिल गया। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपने गोट वाले पोकेमॉन से वापस से इसको काफी ज्यादा डैमेज देने लग जाता हूँ, और रिटर्न में ये भी मेरे को काफी ज्यादा डैमेज दे रहा था। लेकिन दुख की बात है मेरा ये पोकेमॉन हील नहीं हो सकता। लेकिन विनेसॉर्ड को 3 HP तक लेके आने के बाद मेरा ये पोकेमॉन भी दम तोड़ देता है। लेकिन मेरे पास बस एक ही पोकेमॉन बचा हुआ था जो कि था फ्लोएंट, और इसके अलावा मेरे पास और कोई भी पोकेमॉन नहीं था। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को इस विनेसॉर्ड को पकड़ना भी था मेरे बिल्ड के अंदर डालने के लिए, इसलिए मैं वापस से अल्ट्रा बॉल को फेंकता हूँ इसकी तरफ, और थोड़ी देर बाद ये विनेसॉर्ड वापस से बाहर आ जाता है। यार, मेरे को पक्का डिफेक्टिव माल मिला है। लेकिन ये विनेसॉर्ड बाहर आके मेरे फ्लोएंट को एक शॉट में खत्म कर देता है, और मेरा फ्लोएंट भी जाते जाते एक शॉट लैंड भी कर देता है विनेसॉर्ड के ऊपर, जिसकी वजह से ये खत्म हो जाता है। लिटरली गाइस, मैंने कोई एबिलिटी यूज नहीं किया था फ्लोएंट का, उसने जाते आते एक शॉट मार के ही गया। चलो, एक अच्छा चीज तो हुआ है, मेरे को इस आइलैंड का एक्सेस मिल चुका है सारे पोकेमॉन्स और रिसोर्सेस के साथ। लेकिन दुख की बात है जो बिल्ड मैं बनाने वाला हूँ उसमें मेरे को विनेसॉर्ड चाहिए था, और उसको मैं डाल नहीं पाऊंगा इस बात तो। चलो कोई नहीं, इस गेम में प्रोग्रेस होते होते नए नए पोकेमॉन्स के साथ अगर विनेसॉर्ड स्पॉन भी हो जाता है तो मैं वापस से पकड़ के उसको डाल दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को पोकेबॉल वाला ट्री का एक्सेस मिल चुका है, जिससे मैं अनलिमिटेड पोकेबॉल्स बना सकता हूँ। और साथ में यहाँ पे एक चेस्ट भी था जिसके अंदर बाकी जितने भी टाइप के पोकेमॉन्स ट्रीज होते हैं वो सारे टाइप के ट्रीज इसके अंदर थे। और इन डिफरेंट सैपलिंग्स के बारे में तुम लोगों को मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को यहाँ पे काफी यूनिक पोकेमॉन दिख चुका था, और इस पोकेमॉन का नाम था मिल्क टैंक, जो कि 45 लेवल का था। और ये पसंद होने का एक ही कारण था, नहीं ऐसा कोई कारण नहीं है, बेसिकली इसका एक एबिलिटी है जो मेरे को काफी खास लगा था। तो इसके साथ मैं अपने लेडियन का फाइट करवाता हूँ, और पहला शॉट डालने के बाद ही ये मेरे को जो शॉट देता है इससे मेरे लेडियन का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और फिर मैं अपने लेडियन का हील करवाने का एबिलिटी यूज करता हूँ, लेकिन ये हील करने देता नहीं और मेरे पोकेमॉन को खत्म ही कर देता है। और उसके बाद मैं 4 मिलियन को बुलाता हूँ और फिर दिखाता है ये अपना पावर। और इसी अटैक की मैं बात कर रहा था जो कि था बॉडी स्लैम, और एक बार में ही मेरे 4 मिलियन को पूरा खत्म कर देता है ये। और इसी अटैक को देखने के बाद मेरे को इसको पकड़ने का काफी ज्यादा मन हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं काफी कोशिश करने के बावजूद इसको पकड़ नहीं पाता, क्योंकि ये बॉडी स्लैम वाला पावर काफी ज्यादा खतरनाक था। ओके गाइस, फिलहाल के लिए इसके साथ फाइट रहने देते, और साथ में मैं पोकेबॉल्स की मदद से इसको पकड़ने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन ये इतने आसानी से तो आएगा नहीं। ओके, इसको पकड़ने के लिए मेरे को थोड़े से खास पोकेबॉल्स क्राफ्ट करना पड़ेगा, जो कि इस आइलैंड का एक्सेस आने के बाद मैं इजीली कर पाऊंगा। और बाय द वे, मेरे को बस इस आइलैंड का ही एक्सेस नहीं मिला, बल्कि और 1-2 आइलैंड का भी एक्सेस मिल चुका था। बेसिकली जो मेन बड़ा आइलैंड होता है जिसके अंदर लेजेंडरी पोकेमॉन रहता है, उसको डिफीट करने के बाद आसपास के 2 या 3 आइलैंड के एक्सेस भी मिल जाता है। तो बेसिकली मेरे को ओवरवर्ल्ड के अंदर 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट करना है इन सारे आइलैंड्स का एक्सेस लेने के लिए। एक को तो डिफीट करना हो चुका है, बाकी रहते हैं 2 और लेजेंडरी पोकेमॉन, साथ में और भी डिफरेंट पोकेमॉन है, टेंशन मत लो। और बाय द वे, नेदर और एंड में भी एक करके लेजेंडरी पोकेमॉन है, तो टोटल में मेरे को 5 लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ के ये इस बेल्ट को कंप्लीट करना है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपने पहले वाले आइलैंड में वापस आके थोड़े से स्लैब क्राफ्ट कर लेता हूँ। अबे यार, ये देखो मेरे को एक पीचू मिल चुका है, आई गेस इसको पीचू ही बोलते हैं। उसके बाद पिकाचू होता है और उसके बाद राइचू, और मेरे को पिकाचू अगर मिलेगा तो मैं जरूर से पकड़ूंगा, पीचू को अपग्रेड करके फिर नहीं करने वाला। लेकिन फिलहाल के लिए मैं स्लैब्स की मदद से इस दूसरे आइलैंड की ओर आ जाता हूँ, जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा माइनिंग करना है। और इस आइलैंड में आने के बाद मेरे को काफी सारे नए पोकेमॉन्स तो नहीं, लेकिन काफी सारे मॉब्स मिल जाते हैं। तो जल्दी से मैं सारे मॉब्स को निपटा देता हूँ, और उसके बाद इस आइलैंड से थोड़े से रिसोर्सेस कलेक्ट करने लग जाता हूँ।
तो सारा रिसोर्सेस कलेक्ट करके मैं वापस जा ही रहा था कि तभी मेरे को ये छोटकू सा पोकेमॉन दिख गया था और इस पोकेमॉन का नाम था जॉल्टिक, जो कि करीब करीब 30 लेवल का पोकेमॉन है। और ये पोकेमॉन देखने में छोटकू सा है, लेकिन ये एक लाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है और अच्छा खासा डैमेज दे रहा था ये मेरे पोकेमॉन को। लेकिन फिर भी मैं इसको काफी ज्यादा लो करने के बाद फाइनली इसको पकड़ लेता हूँ। और इसी के साथ मेरे पास 6 पोकेमॉन्स हो चुके थे और इससे भी ज्यादा पोकेमॉन्स अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को एक चीज क्राफ्ट करना पड़ेगा अभी तो। और उसी चीज को क्राफ्ट करने के लिए मैं अपने मेन आइलैंड की ओर वापस से चला आता हूँ और यहाँ पे आके मैं अपने आयरन, गोल्ड, कॉपर इन सारे सामानों को स्मेल्ट करने के लिए डाल लेता हूँ। ओके गाइस, इन कॉपर आयरन को स्मेल्ट होने देते, उसके बाद ही मैं गैजेट को बना पाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इन सैपलिंग्स को मैं प्लांट कर देता। और ये पोकेबॉल ट्रीज के सैपलिंग्स के कलर डिफरेंट टाइप के क्यों है वो बताता तुम लोगों को। असल में इस वर्ल्ड में काफी डिफरेंट टाइप के पोकेमॉन्स होते हैं, जैसे कि फायर टाइप, वाटर टाइप और ग्रास टाइप। वैसे ही डिफरेंट पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए डिफरेंट सैपलिंग वाले पोकेबॉल्स होते हैं। तुम नॉर्मल पोकेबॉल से भी पकड़ सकते हो, लेकिन इससे परसेंटेज ज्यादा हो जाता है उनको पकड़ने का। और वो जो मिल्क टैंक था ना, जिसको मैं पकड़ नहीं पाया, जो कि ग्रास टाइप का है शायद से, और अगर मैं उसको थोड़ा बहुत डैमेज देके लो कर देता और इस ग्रीन कलर के पोकेबॉल से पकड़ता तो मेरा चांसेस काफी ज्यादा हाई होता रेड वाले नॉर्मल पोकेबॉल से। तो सारे पोकेबॉल्स कलेक्ट करना हो चुका था और कॉपर की मदद से मैं सबसे पहले नॉर्मल पोकेबॉल्स थोड़े बहुत क्राफ्ट कर लेता हूँ और फिर मैं बाकी पोकेबॉल्स भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। ब्लू वाले वाटर टाइप पोकेमॉन पकड़ने के लिए, ग्रीन वाले ग्रास टाइप पोकेमॉन पकड़ने के लिए, और ऐसे ही करके बाकी पोकेबॉल्स को भी मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ। और साथ में मैं थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी पोकेबॉल क्राफ्ट कर लेता हूँ कुछ मिक्स ब्रीडिंग वाले पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए। तो इन सब को क्राफ्ट करने के बाद मैं इन सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देता हूँ। और अभी मेरे को जो चीज क्राफ्ट करना है वो है एक पीसी। लिटरली पीसी में खेल रहा हूँ और ऊपर से और एक पीसी अंदर में ही क्राफ्ट करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए ये पीसी काफी काम का है, क्योंकि मेरे पास टोटल में 6 स्लॉट है पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए। और एक्स्ट्रा पोकेमॉन जितने भी अभी मैं पकड़ूंगा वो सारे मेरे इस पीसी में आके स्टोर हो जाएंगे। और उसके बाद मैं अपने जो 6 स्लॉट है उनमें से मैं चूज करके किसी स्लॉट में उस पोकेमॉन को रख सकता हूँ। रुक जाओ, एक पोकेमॉन फाइट करके उसको पकड़ के फिर दिखाता। तो बेसिकली मैं इस डेयरलिंग के साथ सबसे पहले फाइट करता हूँ अपने 4 मिलियन के साथ, और इसको काफी इजीली लो करने के बाद मैं इस स्पेशल बॉल से इसको पकड़ लेता हूँ। और इसको पकड़ लेने के बाद अभी मैं पीसी में जाके इस पोकेमॉन को यहाँ पे देख सकता हूँ और इसको मेरे किसी भी पोकेमॉन्स के साथ चेंज भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये कंप्यूटर इसी काम में आता है और इसी के साथ मैं एक दूसरा चीज भी क्राफ्ट करने वाला हूँ, और ये चीज है एक पेस्टर ब्लॉक, और ये थोड़ा अलग काम में यूज होता है। बेसिकली तुम्हारे पास काफी सारे पोकेमॉन्स है और तुम अंदर रखना नहीं चाहते, तो इससे तुम लोग इन पोकेमॉन्स को एग्जिट करवा दे सकते हो और उसके बाद ये पोकेमॉन्स चारों तरफ घूमते रहेंगे आसपास में ही। लेकिन इस वाले में काम क्यों नहीं हो रहा ये मेरे को पता नहीं था, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को मिल्क टैंक को पकड़ना था, इसलिए मैं वापस से इस दूसरे वाले आइलैंड पे आ जाता हूँ। ओके, इस बार इसको हरा के मेरे को पकड़ना ही है। तो पहला पोकेमॉन मैं 4 मिलियन को चूज करता हूँ और उसके सबसे खतरनाक अटैक जो कि है फायरबॉल, वो बार बार यूज करने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन ये यूज ही नहीं करने देता। लिटरली इसने 2 बॉडी स्लैम मारा और मेरा 4 मिलियन खत्म। लेकिन फिर मैंने अपना जोल्टेक को बुलाया, अपना लाइटिंग टाइप पोकेमॉन, और इसने भी अटैक करने की कोशिश ही की बस, क्योंकि ये भी अटैक करने जैसे ही जाता है मिल्क टैग ने इसको 2 शॉट में खत्म कर दिया। यार गाइस, ये पोकेमॉन मेरे को मिल जाए ना तो बाकी लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट करना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन फिर मैं अपने बाकी पोकेमॉन्स जितने भी थे उनकी मदद से इसको थोड़ा थोड़ा करके डैमेज देके फाइनली काफी ज्यादा लो कर दिया था, और ऊपर से मेरे सारे पोकेमॉन्स डिफीट भी हो चुके थे। बस मेरे पास ये पोकेबॉल था, तो जैसे ही पोकेबॉल को फेंकता हूँ फाइनली इसको मैं पकड़ ही लेता हूँ। तो फाइनली मेरे पास मिल्क टैंक आ चुका था, तो जल्दी से मैं बेस में वापस जाके अपने पीसी से इस मिल्क टैंक को मैं अपने 6 पोकेमॉन्स के अंदर ले लेता हूँ। ओके गाइस, ये रहा वो पोकेमॉन जिसकी वजह से इतना दिमाग खराब हुआ। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को अपने बेस का काम भी शुरू करना है, और बेस का डिजाइन भी ऐसा होगा, मिड में मेरा मेन आइलैंड और उसके चारों तरफ जितने भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स को मैं पकड़ूंगा उनको रखूंगा। और इसको बनाने के लिए मेरे को रिसोर्सेस चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले अच्छे टूल्स जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आके 2 विलेजर को फ्लैचर का जॉब दे देता हूँ, जिससे मैं थोड़े से एमरल्ड ट्रेड कर पाऊँ। ओके, अभी इन भाईजानों के साथ थोड़ा एमरल्ड ट्रेड कर लेते।
तो काफी सारे एमराल्ड आ जाने के बाद मैं फिर टूल स्मिथ और वेपन स्मिथ को भी अपग्रेड करने लग जाता हूँ। तो पूरी तरीके से अपग्रेड करने के बाद ये मेरे को नॉर्मल इंचेंटेड वाले डायमंड के टूल्स दे रहे थे, वो पत्थर के टूल्स से तो काफी ज्यादा बेटर है। और साथ में मैं एक शार्पनेस का स्वॉर्ड भी खरीद लेता हूँ और इसी के साथ मेरा ट्रेड करना खत्म हो चुका है। और फिर मैं इन सारे टूल्स को एक साथ में इंचेंट कर देता हूँ। A few moments later. और उसके बाद मैं लग जाता हूँ एक पत्थर का मोटर बनाने के लिए, अरे मतलब कॉबलस्टोन जनरेटर। तो जल्दी से मैं एक कॉबलस्टोन का मोटर लगा लेता हूँ यहाँ पे और उसके बाद मैं पत्थर तोड़ने लग जाता हूँ। तो फाइनली मेरे पास काफी सारा रिसोर्सेस आ चुका था इस बिल्ड को शुरू करने के लिए। और जहाँ पे मैं इस बिल्ड को बनाने वाला हूँ वहीं पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं लग जाता हूँ इस बिल्ड को शुरू करने के लिए। तो फाइनली मेरा मेन आइलैंड बनकर रेडी हो चुका है और इसके साइड पे मैंने चारों तरफ पोकेबॉल्स ट्रीज को लगा दिया है। और अभी मेरा मेन फोकस एक ही होगा, ओवरवर्ल्ड के जो बाकी दो बॉसेस है उनको कैप्चर करना और उनके लिए यहाँ पे एक आइलैंड बना के उनको रखना। और इन दोनों बॉसेस को डिफीट करने के बाद ओवरवर्ल्ड के जितने भी आइलैंड्स है ये सारे आइलैंड मेरे एक्सेस में आ जाएंगे। लेकिन मैं अभी तुम लोगों को दिखाता वो कौन से बॉसेस पोकेमॉन है जिनको मेरे को डिफीट करना है। और इन दोनों में से भी सबसे पहला पोकेमॉन जो की आइस टाइप का है वो इस तरफ है, तो चलते हैं इस तरफ। और फिर मैं इस तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरे को यहाँ पे एक डेजर्ट टेम्पल दिख चुका था और इसके अंदर आने के बाद मेरे को यहाँ पे एक लुकारियो दिख चुका था। और ये लुकारियो बॉस टाइप पोकेमॉन भी नहीं है और लेवल भी काफी हाई नहीं है, लेकिन ये एक लेजेंडरी टाइप का पोकेमॉन है, तो इसीलिए मैं इसको पकड़ने का सोचता हूँ जल्दी से। और 4 मिलियन को बुला के फायरबॉल में यूज करता हूँ और तभी इस लुकारियो का एबिलिटी देखो, ये कैसा एबिलिटी है। और पता नहीं क्यों ये लुकारियो काफी अजीब अजीब से चीजें तो दिखा रहा है लेकिन एक फायरबॉल से नहीं बच पा रहा। अबे लेजेंडरी टाइप का पोकेमॉन है, एक साथ में खत्म कर देना। ओके अभी ये सीरियस हो चुका है सच से। ओके इस बार मैं मिल्क टैंक को बुलाता गाइस, देखते हैं ये क्या करता है। ओके ये है वो पावर, वो बॉडी स्लैम वाला, इसको यूज करते। अबे यार इसको कैसा कर दिया, देखो पूरा चपटा दिया जमीन के साथ। यार मेरे को ये पावर काफी सही लगता है मिल्क टैंक का, लेकिन फिलहाल के लिए इसको पोकेबॉल से पकड़ के देखते। और फिर मैं ये ब्लू टाइप का पोकेबॉल यूज करता हूँ लुकारियो को पकड़ने के लिए, लेकिन ये वाटर टाइप को पकड़ने के लिए है, लेकिन लुकारियो इसके अंदर फंस जाता है। और इसको डिफीट करने के बाद मेरे को एक अचीवमेंट भी मिल चुका था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अचीवमेंट का रहने देता और नीचे जाके मेरे को चेस्ट में से क्या लूट मिलता है वो देखने के लिए चला आता हूँ। और नीचे आने के बाद मेरे को कस्टमाइज स्मिथिंग टेम्पलेट, आयरन, गोल्ड, एमराल्ड और बोन मिल ये सारा सब कुछ मिल रहा था। और तभी मेरे को एक चेस्ट के अंदर से फॉर्चून 3 का बुक भी मिल चुका था, ये मेरे काफी काम में आ जाएगा। और साथ ही में मेरे को एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल भी मिल चुका था, तो काफी अच्छा खासा लूट तो मेरे को मिल चुका था। और इन सारे सामानों को लेके मैं वापस से ऊपर आ जाता हूँ। और ऊपर आने के बाद मेरे को इस आइलैंड में काफी अजीब अजीब से पोकेमॉन भी दिखते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को जिस पोकेमॉन को डिफीट करना है उसकी ओर चला आता हूँ। ओके फाइनली हम लोग आ चुके हैं और ये रहा वो पोकेमॉन। और ये पोकेमॉन और कुछ नहीं बल्कि एक लेजेंडरी आर्टिकाना है। ओके इसका लेवल देख के मेरा फट रहा है क्योंकि ये 80 लेवल का है। और ये मेरे पोकेमॉन से कितना ज्यादा पावरफुल है ये समझने के लिए मैं अपने मिल्क टैंक के साथ फाइट करवाता हूँ और एक शॉट में ही निपटा देता है ये। और इतना तो समझ में आ चुका है, इसको डिफीट करने के लिए एटलीस्ट मेरे पोकेमॉन 70 लेवल के करीब तो होना ही चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं दूसरे बॉस को भी देखने आ जाता हूँ, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा सा ग्यारडोस है। वेट अ सेकंड गाइस, ये ग्यारडोस लाल कलर का है, नॉर्मली ब्लू कलर का होता है ना। लेकिन फिलहाल के लिए इस ग्यारडोस का लेवल 80 है और ऊपर से ये लेजेंडरी है, तो फिर मेरे को लगता है उसी वजह से लाल कलर का होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इनको डिफीट नहीं कर सकता और इनको डिफीट करने के लिए अपने पोकेमॉन्स का लेवल काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए बेस में वापस आके मैं कंप्यूटर से लुकारियो को अपने 6 पोकेमॉन्स के टीम में ले लेता हूँ। ओके फाइनली एक लेजेंडरी पोकेमॉन लुकारियो हमारे टीम में आ चुका है, जो कि 40 लेवल का है और इसका हाइट मेरे से भी छोटा है। लेकिन फिलहाल के लिए उन दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट करने के लिए मेरे को अपने पोकेमॉन्स का लेवल डबल करना पड़ेगा। और उसको जल्द से जल्द करने का मेरे पास 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मेरे को ज्यादा हाई लेवल्स के पोकेमॉन्स को पकड़ना पड़ेगा, 55-60 लेवल के पोकेमॉन्स, तो ऑलरेडी मेरे पास पावरफुल पोकेमॉन्स आ जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है एक्सपी कैंडी बनाना। अब तुम लोग सोचे होगे कि ये
कौन सा वाला है। बेसिकली इस कैंडी को क्राफ्ट करके हमारे पोकेमॉन को खिलाने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी लेवल अप करवा सकते हैं हमारे पोकेमॉन्स को। और इस कैंडी को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को लगेगा एक कैंप फायर पॉट। तो बेसिकली मेरे को एक कैंप फायर लगाना है यहाँ पे और उसके ऊपर ये पॉट को रख देना है। और अभी मेरे को चाहिए कैंडी, और कैंडी बनाने के लिए मेरे को 2 चीज चाहिए। और सबसे पहला चीज जो मेरे को चाहिए वो है स्कल्क। और तुम लोग अगर सोच रहे हो कि स्कल्क मेरे को कहां से मिलेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक एंशिएंट सिटी वाला आइलैंड भी है। और ये आइलैंड किसी भी पोकेमॉन के अंडर आता नहीं, क्योंकि वार्डन से कौन ही लड़ेगा। और यहाँ पे आने के बाद मैं स्कल्क को कलेक्ट करने सिल्क टच वाला मेरे को कुछ टूल्स चाहिए। और लकीली टूल्स पे तो मेरे को सिल्क टच वाला सवाल दिया था, तो उसी से माइनिंग करने लग जाता हूँ। तो स्कल्क कलेक्ट करना तो हो चुका था। और अभी मेरे को जो दूसरा चीज चाहिए वो है हनीकॉम। और हनीकॉम को भी जुगाड़ करना काफी आसान था, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पे ये पोकेमॉन स्पॉन होता है और इसको मारने से ही हमें हनीकॉम मिल जाता है। और साथ ही में मैंने मधुमक्खी के छत्ते भी काफी सारे कलेक्ट कर लिया था, उनसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ हनीकॉम। लेकिन फिलहाल के लिए कैंडी को बनाने के लिए मेरे पास सारा सामान आ चुका था और इनको ले जाके मैं पॉट के अंदर डाल देता हूँ। तो फाइनली मेरा कैंडी तो बनकर रेडी हो चुका था, लेकिन ये काफी लो लेवल वाले कैंडीज है और इनको बार बार अगर मैं स्मेल्ट करता रहूं तो फिर ये काफी पावरफुल वाले कैंडीज बन जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम वही है, सारे कैंडीज को अगर मैं मिला के एक ही कैंडी बनाऊंगा तो किसी एक पोकेमॉन को ही खिला पाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा फाइनल बॉस कैंडी बनके रेडी हो चुका था और इसको मैं अपने 4 मिलियन के ऊपर ट्राई करता। मेरा 4 मिलियन ना 32 लेवल का है, एक बार खिला के देखता। ओ भाई साहब 40 लेवल का हो गया एक बार में, और ऊपर से ये एवोल्यूशन होने के लिए भी रेडी हो चुका है। मतलब समझ रहे हो गाइस, ये 4 मिलियन अभी बदल जाएगा चारिज़ार्ड के अंदर। फाइनली हमारा 4 मिलियन चारिज़ार्ड के अंदर बदल चुका है और देखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक और काफी कूल भी लग रहा है मेरे हिसाब से। और अभी मेरे को अपने जितने भी बाकी पोकेमॉन है इनको भी कैंडी खिला के पूरी तरीके से अपग्रेड करना है, जिससे मैं इन दोनों बॉसेस को डिफीट कर पाऊँ। तो इसलिए मैं कुछ दिनों तक बस कैंडी बनाने के लिए लग जाता हूँ। A few inches later. तो काफी दिनों तक कैंडी बनाते हुए मेरे पास 4-5 कैंडी टोटल में हो चुके थे और उसी की मदद से मैं अपने सारे पोकेमॉन्स को थोड़ा थोड़ा करके अपग्रेड कर ही देता हूँ। ओके गाइस, तो हमारे सारे पोकेमॉन्स जो फाइट करने वाले हैं वो एटलीस्ट 60 लेवल्स के तो हो ही चुके हैं और ये पोकेमॉन आर्टिगानो 80 लेवल का है, तो शायद से मैं डिफीट कर ही दूं इसको। लेकिन मेरे को बस डिफीट ही नहीं करना बल्कि इसको कैप्चर भी करना है। सबसे पहले मैं मिल्क टैंक से शुरू करता है। ये मेरे को लगता है ओ भाई साहब क्या डैमेज दिया इसने। और उसके बाद मिल्क टैंक ने भी बॉडी स्लैम से काफी अच्छा खासा डैमेज दिया था, लेकिन उसके बाद आर्टिगानो ने एक और शॉट देता है और उसके बाद मेरा मिल्क टैंक खत्म हो जाता है। और ऐसे ही करके मैं एक एक करके अपने सारे पोकेमॉन्स को बुलाता हूँ और ये आर्टिगानो लिटरली 60 लेवल के पोकेमॉन्स को 1 शॉट 2 शॉट में खत्म कर दे रहा है। और मेरे बाकी सारे पोकेमॉन्स का छोड़ दो, लेकिन मैंने सोचा था लुकारियो अच्छा खासा डैमेज देगा, लेकिन लुकारियो तो एक शॉट खाने के बाद ही भाई 3 में इसको मुड़ गया दिख रहा है। और ऐसे ही करके इसने मेरे सारे पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था। और एक मैंने स्पेशल पोकेबॉल्स बनाया था जिससे मैं आइस टाइप के पोकेमॉन्स को पकड़ पाऊं, लेकिन उसमें भी पकड़ में नहीं आता। और ये देखने के बाद मैं समझ गया था मैं बस आधा रास्ता ही पहुंचा हूँ इसको डिफीट करने के लिए। तो इसीलिए मैं बेस में वापस आके वापस से इन पोकेमॉन्स के लिए एक्सपी कैंडी बनाने में लग जाता हूँ। यार लिटरली इन कैंडीज को बनाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन बाकी पोकेमॉन्स को डिफीट करके एक्सपी बढ़ाने से ये काफी इजी प्रोसेस है। तो ऐसे ही कैंडी खिला खिला के मैं ज्यादातर पोकेमॉन्स को 70 लेवल का कर दिया है और इसके बाद भी मैं अगर डिफीट नहीं कर पाता तो फिर तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं वापस से आर्टिगानो के साथ फाइट करने के लिए आ जाता हूँ और फिर मैं फाइट शुरू करता हूँ चारिज़ार्ड के साथ, लेकिन ये मेरे चारिज़ार्ड को एक शॉट में ही खत्म कर देता है। दिस इज अनएक्सपेक्टेड। मैं मिल्क टैंक को बुला लेता, लेकिन मेरा मिल्क टैंक काफी अच्छा खासा डैमेज दे रहा था इसको और इसका बॉडी स्लैम तो काफी ज्यादा ही खतरनाक है। और बस मेरे मिल्क टैंक ने इसको बॉडी स्लैम दे दे के इतना ज्यादा लो कर दिया था। और फिर मैं पोकेबॉल से इसको पकड़ने का ट्राई करता हूँ और फाइनली 2-3 बार ट्राई करने के बाद मैंने एक मास्टर पोकेमॉन बनाया था डायमंड की मदद से, उससे इसको कैप्चर कर ही लेता हूँ। लेट्स गो गाइस, फाइनली हम लोगों ने आर्टिगानो को पकड़ लिया है और फिर मैं जल्दी से बेस में वापस आ जाता हूँ क्योंकि मेरे को इस आर्टिगानो को देखना था।
भाई साहब इसका हाइट कितना बड़ा है, एक 80 लेवल का आर्टिगानो। लेकिन इस आर्टिगानो की मदद से मैं बाकी पोकेमॉन्स को नहीं पकड़ने वाला, क्योंकि वो अगर करूंगा तो बाकी पोकेमॉन्स को पकड़ना काफी आसान हो जाएगा और तुम लोगों को भी देखने में मजा नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं गेराडोस को पकड़ने के लिए आ जाता हूँ और इसको पकड़ लेने के बाद ओवरवर्ल्ड के जितने भी आइलैंड्स हैं ये सारे आइलैंड मेरे एक्सेस में आ जाएंगे। ओके, अभी इस आखिरी के बॉस को पकड़ते उसके बाद मैं बेस का काम शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं चारिज़ार्ड को बुला लेता हूँ इसके साथ फाइट करने के लिए और सबसे पहले अटैक में फायर ब्रेथ ही यूज करता हूँ और इस अटैक से इसको काफी अच्छा खासा डैमेज तो पड़ रहा था। और उसके बाद मैं एक टेल अटैक करता हूँ और फिर ये गेराडोस ने जो अटैक किया उससे मेरा चारिज़ार्ड खत्म हो जाता है। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा सबसे खतरनाक पोकेमॉन मिल्टैंक अभी भी जिंदा है। ओ भाई साहब, इसके नीचे बोट आ चुका है जिससे ये डूब ना जाए। तो मिल्टैंक का बॉडी स्लैम के पावर से मैं इसको काफी ज्यादा लो कर देता हूँ और उसके बाद मैं इस गेराडोस को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैंने ब्लू वाला स्पेशल बॉल फेंका है, आई गेस इससे कैप्चर हो ही जाएगा। ओके, कैप्चर हो चुका है गाइस। ओके, ये काफी अनएक्सपेक्टेड था, इतनी इजीली गेराडोस पकड़ में आ जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन खुशखबरी ये है कि ओवरवर्ल्ड के सारे बॉस पोकेमॉन को मैंने पकड़ लिया है। तो फिर मैं इन पोकेमॉन्स को लेके वापस से अपने बेस में आ जाता हूँ और अभी मेरे को इस गेराडोस और आर्टिगानो के लिए एक सेपरेट आइलैंड बनाना है। और इन पोकेमॉन्स के लिए आइलैंड बनाने के लिए मेरे को सबसे पहले थोड़े से सैंड्स और आइस ब्लॉक चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ से थोड़े से रेत कलेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली मैं रेडी था आइलैंड्स को बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं खुद के लिए भी एक बेस बना लेता हूँ। तो फाइनली मेरे सारे बिल्ड्स बनके रेडी हो चुका है जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। और फिलहाल के लिए मैं इन कंप्यूटर्स को भी थोड़ा बहुत क्राफ्ट कर लेता, क्योंकि इनकी मदद से ही अभी मैं इन पोकेमॉन्स को बाहर में निकाल सकता हूँ। और ये आर्टिगानो कहीं पे जाएगा भी नहीं, इस आइलैंड के चारों तरफ ही घूमेगा बस। और पता नहीं क्यों पहली बार में जब इसको क्राफ्ट किया था तब क्यों काम नहीं किया था। और बाय द वे मैंने विनेसॉर के लिए भी एक आइलैंड बनाया था, लेकिन विनेसॉर तो अभी भी मिला नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही रख देता हूँ इस मशीन को। और गेराडोस के लिए तो मैंने प्रॉपर एक ओशन वाला बायोम बनाया है और इसके अंदर ही मैं इसको स्पॉन करा देता हूँ। ओके चलो, ये भी बाहर आ गया। और इसके लिए ये आइलैंड का साइज सही है, मैंने सोचा था छोटा पड़ जाएगा। और साथ ही में मैंने अपने लिए भी एक घर बनाया है, लेकिन इसका अंदर का काम कुछ किया नहीं, बस 2 विलेजर रख दिए। यार इस बेस को देख के ना वो कंप्यूटर वाला मीम याद आ रहा है, कंप्यूटर इतना महंगा और बिस्तर बस 10 रुपए का। लेकिन फिलहाल के लिए इनको मैं थोड़ा रोटियां वगैरह फेंक देता हूँ जिससे ये लोग बच्चा वगैरह करते रहे। और अभी भी मेरे को नेदर में जाना है और एंड में जाके फाइट करना है, तो वहाँ पे जाने के लिए मेरे को डायमंड के आर्मर की सख्त जरूरत है। और इसी वजह से मैं डायमंड माइनिंग करने के लिए आ जाता हूँ। और केव में आने के साथ साथ ही ये मॉब्स मेरे को वेलकम करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मेरे को इनका वेलकम नहीं डायमंड चाहिए। और फिर मेरे को डायमंड मिल जाता है और माइनिंग करते हुए मेरे को याद आता है कि मेरे को एक फॉर्चून ट्री का बुक मिला था ना, तो इसीलिए मैं वापस से अपने बेस में आता हूँ और बेस में आके फॉर्चून ट्री का बुक लेता हूँ, अपने पिकैक्स में इंचेंट करके वापस से जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। तो काफी सारा डायमंड जुगाड़ कर लेने के बाद मैं चुपचाप से यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से और कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, ये फालतू के सामान मैं फेंक देता। अभी चलते बेस की ओर। तो बेस में वापस आके मैं इन डायमंड से जल्दी से एक डायमंड का आर्मर बना लेता हूँ। ओके गाइस, हम लोगों का डायमंड का आर्मर बनके रेडी हो चुका है और अभी हम लोग नेदर में जाएंगे, क्योंकि नेदर में 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स है जिनको मेरे को पकड़ना है। और साथ में मेरे को थोड़े से ब्लेस रॉड भी कलेक्ट करके लेके आना है, क्योंकि मेरे को एंड में जाके एंडर ड्रैगन को भी तो डिफीट करना है। तो फाइनली मेरा नेदर पोर्टल बनके रेडी हो चुका था और उसके बाद इसको एक्टिवेट करके मैं नेदर की ओर आ जाता हूँ। और इस वर्ल्ड का नेदर भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि चारों तरफ बस आइलैंड्स ही थे। और फिर मैं इन आइलैंड्स को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए आ जाता हूँ।
और सबसे पहला बायोम जहाँ पे मैं आता हूँ वो है ये सोल सैंड बायोम, जहाँ पे मेरे को काफी सारे स्केलेटन मिल जाते हैं। लेकिन स्केलेटन्स के साथ मेरे को ये अजीब सा एक फायर टाइप पोकेमॉन भी दिख चुका था और स्कैन करने के बाद पता चलता है ये एक 80 लेवल का मैकमार्ड है और इसको तो मैं अपने 40-8 के साथ ही फाइट करवाऊंगा, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा 40-8 भी फायर टाइप का है, क्योंकि इसलिए मैकमार्ड और 40-8 काफी ज्यादा बड़े दुश्मन है। जिन लोगों ने पोकेमॉन देखा है उनको पता ही होगा। लेकिन मेरा 40-8 काफी लो लेवल का होने के कारण इस मैकमार्ड को काफी कम ही डैमेज दे पा रहा था और आखिर में मैकमार्ड ने एक खतरनाक अटैक करके मेरे 40-8 को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और फिर मैं अपना ट्रम्प कार्ड मिल्क टैंक को बुला लेता हूँ और इसने तो बस एक शॉट में ही इसका चटनी बना के रख दिया। ओके गाइस, फिलहाल के लिए इसको पकड़ के देखते और मैंने ये स्पेशल बॉल बनाया था फायर टाइप्स को पकड़ने के लिए। ओके, ये कैप्चर हो चुका है। तो इसी के साथ मेरे पास एक दूसरा फायर टाइप मैकमार्ड आ चुका था और ये 80 लेवल का पोकेमॉन है। और बाय द वे बता दूं, ये वो बॉस पोकेमॉन है नहीं जिनको मेरे को कैप्चर करना है, लेकिन ये पोकेमॉन मेरा हेल्प करेंगे उन दोनों पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए। और फिर मैं इस आइलैंड से निकल जाता हूँ और आ जाता हूँ एक दूसरे आइलैंड में जहाँ पे मेरा पहला बॉस पोकेमॉन है। और इस पोकेमॉन का नाम भी काफी अजीब है, ओ हो करके नाम है। लेकिन मैं फाइट शुरू कर देता हूँ और पहला अपोनेंट इसका होने वाला है मेरा लुकारियो। और लुकारियो को तो बस ये एक शॉट में ही खत्म कर देता है। क्या लुकारियो तो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, इसको एक शॉट में कैसे निपटा देते हैं। लेकिन फिर मैं अपने पोकेमॉन मिल्क टैंक को बुला लेता हूँ और पहला एबिलिटी मैं बॉडी स्लैम यूज तो करता हूँ, लेकिन ये ओहो ने भी उल्टा मेरे को डैमेज दिया था, लेकिन मेरे पोकेमॉन ने कोई डैमेज लिया नहीं और बॉडी स्लैम से तो इसका चटनी बना देता है। लेकिन उसके नेक्स्ट वाले में इसने ऐसा एक फायर ब्रेथ मारा कि क्या बताऊं, इतना हेल्थ कम हो चुका था। लेकिन बॉडी स्लैम से मैं इसको डैमेज देता रहता हूं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मेरा मिल्क टैंक 5 बार हील हो सकता है, लेकिन पता नहीं ओहो का क्या दिमाग सड़का और इसने एक शॉट में ही मेरे मिल्क टैंक को खत्म कर दिया। लेकिन फिर मैंने 40-8 को बुला लिया और 40-8 ने भी काफी अच्छा खासा डैमेज दिया था इस ओहो को। लिटरली मेरे 40-8 ने 50 HP तक लेके आ चुका था इस ओहो को, लेकिन उसके बाद मेरा 40-8 भी शहीद हो जाता है। और फिर मेरे पास बस एक ही पोकेमॉन बचा हुआ था जो कि था मैकमार्ड और लकीली ये 80 लेवल का पोकेमॉन है, तो आई होप ये बाकी का 50 HP ले लेगा। और इसका पहला अटैक जो कि था फायर ब्रेथ वो यूज करता हूँ और इससे लिटरली काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है इस ओहो को। तो ऐसे ही करके मैं मैकमार्ड का फायर ब्रेथ, फ्लेम थ्रोअर ये सब एबिलिटीज यूज करके ओहो को काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ। और इतना ज्यादा डैमेज देने के बाद बस ये 2 HP का बचा था और उसके बाद मैं पोकेबॉल की मदद से इसको पकड़ने का ट्राई करता हूँ। और पहली बार में तो पकड़ में आता नहीं, लेकिन 2-3 बार ट्राई करने के बाद फाइनली मैं इस ओहो को पकड़ ही लेता हूँ। ओके, क्रिम्सन फॉरेस्ट से ओहो को पकड़ना हो चुका है और हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है उस वाफ फॉरेस्ट के अंदर। तो वाफ फॉरेस्ट के अंदर आने के बाद हमारा नेदर का आखिरी जो बॉस पोकेमॉन था वो और कोई नहीं बल्कि एक नाइनटेल है। अबे पोकेमॉन के अंदर नारुतो कब से आ गया? और पोकेमॉन सीरीज में मैंने ये पोकेमॉन देखा नहीं है, इसका नाम क्या सच में नाइनटेल है पोकेमॉन सीरीज में? लेकिन फिलहाल के लिए मैं 40-8 के साथ इसका फाइट करवाता हूँ और 40-8 का फायर वॉल इसके ऊपर कोई इफेक्ट फैलता नहीं बल्कि उल्टा 40-8 के ऊपर ही डैमेज पड़ जाता है। और इसी चीज को देखते हुए मैं अपना पोकेमॉन को स्विच कर लेता हूँ। लेकिन ये नाइनटेल मेरे मिल्क टैंक के ऊपर कोई डैमेज फेल नहीं पाता और बॉडी स्लैम यूज कर करके इस नाइनटेल का हेल्थ का हालत बहुत ज्यादा बुरा कर देता हूँ। ओके, इस नाइनटेल का हालत तो काफी खराब हो चुका है, ये थोड़ा और होता ना मर जाता, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको पकड़ लेता। तो फाइनली नाइनटेल को भी पकड़ना हो चुका था और इसी के साथ मैं नेदर के सारे आइलैंड्स के एक्सेस अभी कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ उस फोर्ट्रेस वाले आइलैंड में थोड़े से ब्लेस रॉड कलेक्ट करने के लिए। तो फोर्ट्रेस वाले आइलैंड में आ चुका था और यहाँ पे मॉब स्पॉनिंग रेट काफी ज्यादा हाई है। रुक जाओ, पहले स्पॉनर को तोड़ देता। तो स्पॉनर को तोड़ने के बाद मैं लग जाता हूँ एक एक करके ब्लेस रॉड कलेक्ट करने के लिए। और लिटरली बता रहा हूँ, ब्लेस रॉड कलेक्ट करना इतना भी आसान नहीं था इन उधर की दया से और इतना स्पॉन रेट हाई था क्या बताऊं। लेकिन फिर भी मैं काफी सारे ब्लेस रॉड जुगाड़ कर लेता हूँ और ये शायद से मोर देन इनफ होंगे मेरे लिए। तो इसी के साथ नेदर का सारा काम खत्म हो चुका था, इसलिए मैं ओवरवर्ल्ड में वापस चला आता हूँ। तो ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद अभी मेरे को जो काम सबसे पहला करना है वो है 2 आइलैंड्स बनाना। बेसिकली मेरे को ओहो और नाइनटेल को रखने के लिए 2 आइलैंड चाहिए। तो इसी वजह से मैं एक वाफ फॉरेस्ट और दूसरा क्रिम्सन
फॉरेस्ट का आइलैंड बना देता हूँ। A few moments later. ओके फाइनली हमारे दो आइलैंड बनके रेडी हो चुका है और यहाँ पे भी मैं ये मशीन लगा के इनको रिलीज कर देता। ओके वो हो जाएगा इस आइलैंड के अंदर और हमारा नाइनटेल भी जाएगा इस आइलैंड के अंदर। ओके दोनों पोकेमोन को रखना हो चुका है और अभी मेरे को आखिरी टारगेट के ऊपर फोकस करना है, जो कि है एंडर ड्रैगन को डिफीट करके उसके बाद आखिरी वाला बॉस पोकेमोन को कलेक्ट करके लेके आना। और एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए मेरे को थोड़ा एन्चेंटमेंट टेबल भी क्राफ्ट करना है, जो कि मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट इस बेस का थोड़ा डेकोरेशन कर देता हूँ ऊपर का एरिया। A few moments later. तो फाइनली बेस का ऊपर का एरिया बनकर रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं इंचांट करने लग जाता हूँ अपने आर्मर के अंदर। तो आर्मर में मेरे को ज्यादा अच्छा इंचांटमेंट मिला नहीं, लेकिन एंडर ड्रैगन को इतनी बार डिफीट कर दिया है कि ज्यादा इंचांटमेंट वाला आर्मर भी नहीं चाहिए अभी मेरे को। लेकिन फिलहाल के लिए एंडर ड्रैगन को डिफीट करने जाना ही है, तो मैं थोड़ा अच्छा खाना भी ले लेता और इसी वजह से मैं थोड़े से कैरेट्स को ग्रो कर लेता हूँ पहले तो, और उसके बाद मैं इन कैरेट्स को गोल्डन कैरेट में बदल लेता हूँ। तो काफी सारे गोल्डन कैरेट में क्राफ्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं थोड़े से आई ऑफ एंडर भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके तो मैं सारा सामान लेके रेडी हो चुका हूँ एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए और आखिरी के बॉस पोकेमोन को पकड़ने के लिए। और मेरा एंड पोर्टल आइलैंड इस तरफ है, तो सीधा मैं इस तरफ आ जाता हूँ। अच्छा मेरे को अभी पता लगाना है मेरे को ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। अच्छा ऊपर ही जाना है। तो ऊपर आने के बाद मेरे को एंड पोर्टल मिल चुका था और उसके बाद मैं इसको ऑन कर देता हूँ जल्दी से। तो एंड पोर्टल को ऑन करना हो चुका था और उसके बाद मैं सीधा आ जाता हूँ एंड की ओर। और मेरे को पता था एंड थोड़ा अलग होगा, लेकिन इतना ज्यादा अलग निकल जाएगा मैंने ये नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी मैं मिड वाले आइलैंड की ओर जैसे तैसे जाने के लिए लग जाता हूँ। ओके फाइनली मैं मिड वाले आइलैंड में तो आ चुका हूँ और ये आइलैंड काफी ज्यादा ही अजीब है, मेरे को काफी सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं एंडर ड्रैगन के सारे क्रिस्टल्स को एक एक करके तोड़ना शुरू कर देता हूँ। तो सारे क्रिस्टल्स को मैंने एक बार में ही तोड़ दिया और ये जो प्रिजन वाले क्रिस्टल्स थे इनको जाके तोड़ना पड़ा बस। ओके गाइस मेरा ये इंचेंटेड गोल्डन एप्पल भी रख के कोई फायदा नहीं, इसको मैं खा लेता। तो ये सारा सब कुछ होने के बाद फिर मैं एंडर ड्रैगन को मारने लग जाता हूँ और लिटरली इस आइलैंड में एंडर ड्रैगन से धक्का खा के नीचे गिर जाना काफी खतरनाक होगा, क्योंकि चारों तरफ बस वॉइड ही वॉइड है। और इसी वजह से मैं इससे डिस्टेंस रख के बो से ही मारता हूँ, क्योंकि शॉर्ट से मारने जाऊंगा तो करीब जाना पड़ेगा और धक्का खा के मैं नीचे भी गिर सकता हूँ। तो ऐसे ही करके काफी देर तक मारने के बाद फाइनली ये एंडर ड्रैगन डिफीट हो ही जाता है। ओके चलो एंडर ड्रैगन को तो डिफीट करना हो ही चुका है और अभी मेरे को आखिरी का एंड का बॉस, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक गेंगार है, इसको पकड़ना है। और गेंगार को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स होते हैं और इनके ऊपर ज्यादातर अटैक काम ही नहीं करते। और इस गेंगार के ऊपर मेरे 40 का अटैक तो काम कर रहा था, लेकिन 2 शॉट में ही मेरे 40 को खत्म कर देता है। और उसके बाद मैंने मिल्क टैंक को बुलाया था, जिसका अटैक लिटरली इसके ऊपर कुछ फड़क ही लेके नहीं आ रहा था। और ये देखने के बाद मेरे को पोकेमॉन स्विच करके मैग्मार को लेके आना पड़ा। और मैग्मार को ले आने के बाद डैमेज तो खाता है, लेकिन मैग्मार का फायरबॉल इसके ऊपर काफी अच्छे से काम कर रहा था और मैग्मार ने इसको काफी ज्यादा लो कर दिया था। तो फिर मैं इस गेंगार को मास्टर बॉल से पकड़ने की कोशिश करता हूँ और लकीली ये गेंगार 100 लेवल का था और इससे पहले भी मैंने 2-3 100 लेवल के पोकेमॉन्स पकड़े थे, इसलिए इसको इजीली पकड़ लेता हूँ। तो फाइनली एंड का आखिरी पोकेमॉन को भी पकड़ना हो चुका था और उसके बाद मैं ओवरवर्ल्ड में वापस चला आता हूँ। ओके गाइस टारगेट खत्म नहीं हुआ, अभी भी एक काम करना बाकी है, जो कि है गेंगार के लिए एक आइलैंड बनाना। A few moments later. तो फाइनली मेरा ये आखिरी वाला आइलैंड भी बनके रेडी हो चुका था और मैंने एंड ब्लॉक से इसको बना दिया है। ओके अभी इस यंत्र को यहाँ पे रखते और गेंगार को स्पॉन करा देते और इसी के साथ हमारा जो आखिरी पोकेमॉन पकड़ के रखना था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो तुम लोगों को वीडियो देख के कैसा लगा मेरे को कॉमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।